प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है हम आपको पाठ पढ़ा रहे थे अतीत में दबे पांव, और किताब का नाम है बेतान और कक्षा 12। इसके जो लेखक हैं बच्चों, ओम थानवी जी हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था उसमें आपको समझाया है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, एक्सप्लेनेशन बाय सरस्वती दत्त। आप एक जो प्रश्न बनता है बच्चों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेती हर कृषि प्रधान और पशुपालक सभ्यता थी। अतीत में दबे पांव शीर्षक लेखक की सहायता से उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। 2009 और 2011 में आपसे पूछा गया है। देखो बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में उन्नत खेती होती थी। ठीक है, खेती होती थी उस समय पे, और खेती का मूल आधार पशु थे। विभिन्न पशुओं की मूर्ति और मिट्टी के की बैलगाड़ी तक का मिलना यह स्पष्ट करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता थी। खुदाई में मिले प्रमाण बताते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है अनाज सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते। खुदाई से प्रमाण बताते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते थे। उनका उपजाते थे अन्न उपजाते थे। खुदाई में प्रमाण बताते हैं। यहाँ देखें, उसका आयात भी करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया है। कई लोग मानते हैं, बहुत साक्ष्य कम भी मिलते हैं और मिलते भी हैं, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतिहर और पशुपालक सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था, पत्थर और तांबे की बहुतायता थी। पत्थर सिंधु में ही था, है ना, सिंधु में ही था। सिंध कहाँ पर है बच्चों? है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बात कर रही हूँ, जहाँ मोहनजोदड़ो शहर था। ठीक है, और तांबे की खानें राजस्थान में थी। इसके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि मिस्र और सुमेरु और चकमक और लकड़ी के उपकरण का इस्तेमाल करते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूं और जौ, सरसों, चने की उपज भी पुख्ता रूप से खुदाई में मिले हैं। यह सभ्यता जो है तर युग और धीमे धीमे सूखे में ढल गई। विद्वानों का मानना है बच्चों, इसमें देखें, विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, भाटरा, रागी की उपज भी थी। लोग जो है खजूर, खरबूजे, अंगूर भी उगाते थे। झाड़ियों में से जो है बेर जमा करते थे। कपास की खेती होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज भी मिलते हैं। इन्होंने परखा कि कपास के बीज तो नहीं, बल्कि सूती कपड़ा भी मिलता है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूने में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो कि जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई के माधो स्वरूप वत्स को मिला था। और छटाली, छाल्टी, लिलिन और यहाँ ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेरु से आयात होते थे। शायद सूत को उसको निर्यात होता था, जैसे कि बाद में सिंध के मध्य एशिया और यूरोप को सदियों निर्यात हुआ होगा। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेख में मोहनजोदड़ो के लिए मेहलुआ शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। ऐसा है बच्चों, यहाँ पर जो है सिंध मध्य एशिया में जो है यूरोप को सदियों निर्यात हुआ होगा। यहाँ वो निर्यात भी करते थे सिंध वाले। और मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए उन्होंने कौन सा शब्द लिखा है? मेलुहा शब्द को संभावित किया है। आगे प्रश्न 3 देखें बच्चों। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। इसमें उसकी भव्यता, आडंबर नहीं था। कैसे? है ना, सिंधु सभ्यता साधन संपत्ति आडंबर विहीन थी। तथ्यों के आधार पर उक्त कथन को सिद्ध कीजिए। 2011, 17, 14 और 16। और सिंधु घाटी सभ्यता की साधन संपदा पर प्रकाश डालिए। 2012 सिंधु सभ्यता के उत्खनन से पता चलता है कि यह सभ्यता साधन संपन्न, यहाँ सुनियोजित नगर थे। गंदे जल की निष्कासी की उत्तम व्यवस्था थी। सड़कें छोटी चौड़ी दोनों प्रकार की थी। यहाँ देखे बच्चों, यहाँ के निवासी खेती करते थे। तांबे का इन्हें ज्ञान था। ये लोग वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। कांसे के बर्तन, चाक पर बने मृत भांड, है ना, चाक पर बने मृद भांड, चौपड़ की कोटियां, तांबे का दर्पण, कंघी, मनके वाली, है ना, मोतियों वाली माला और आदि संपन्नता के सूचक हैं। आवागमन के लिए इनके पास बैलगाड़ी थी। भंडार
भंडारों में अनाज भरा रहता था। इन्हें स्वास्थ्य की उत्तम दशाओं का ज्ञान था। ये लोग कला में रुचि रखते थे। यहाँ के निवासियों को पूर्ण सौंदर्य बोध था, जो राज पोषित धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। संपन्नता के पश्चात भी इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था। यहाँ न भव्य राज प्रसाद मिले, मतलब कोई महल नहीं है वहां पे, है ना। उस जगह पर कोई महल नहीं है, ना ही कोई मंदिर मिले, ना यहाँ राजा महंतों और समाधियां मिली हैं। यहाँ मूर्ति शिल्प और औजार भी छोटे हैं और उनके कमरे भी छोटे हैं। प्रभुत्व दिखावे के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अतः यह कहना उचित है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न तो थी, परंतु उसमें भव्यता थी, आडंबर नहीं। भव्यता मतलब होती है बच्चों, भव्यता का क्या अर्थ होता है? भव्यता का अर्थ होता है कि आप सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप दिखावा नहीं करते। आजकल के लोग तो बड़े दिखावा करते हैं, उनके पास थोड़ा सा कुछ हो जाता है दिखावा करने लगते हैं कि मेरे पास ये है। देखिए बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, कक्षा 12 है, किताब का नाम बेतान है बच्चों। और ये जो आपको अतीत में दबे पाँव हैं, ये जो है पाठ का नाम है और ये एक संस्मरण है जो कि ओम थानवी जी ने लिखा है। वो एक वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और क्या कहते हैं, साथ में अभी कुलपति भी हैं वो किसी विश्वविद्यालय के, और उन्होंने अनेक व्याख्यान भी दिए हैं। उनके द्वारा ये रचित जो है पाठ आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अतीत में दबे पांव के आधार पर मोहनजोदड़ो के दर्शनीय स्थलों का परिचय दीजिए 2010 और 2013। देखिए बच्चों, मोहनजोदड़ो, हाँ, मोहनजोदड़ो के दर्शनीय स्थलों में देखो, एक तो बौद्ध स्तूप है, वहां पर बौद्धों ने जो है बहुत बड़ा अपना कोई मठ बना रखा है, स्तूप बना रखा है, गढ़ बना रखा है। वहां पे गढ़ भी है, गढ़ मतलब देखने लायक कोई जगह है वहां पर, किस तरह से गढ़ बनाया हुआ है। महाकुंड भी है, पानी और जल का निष्कासन भी है वहां पर। और यहाँ देखो, कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज डीके के क्षेत्र की सड़कें, अजायब घर, ये जो है देखने लायक जगह है। बौद्ध स्तूप मोहनजोदड़ो का सबसे मुख्य स्थान है। यह लगभग 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर ईंटों से बना है। ठीक है, इस चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी बने हैं। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से एक हिस्से के पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। ये गढ़ ही सत्ता के केंद्र हुआ करते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता हो। गढ़ का अर्थ है बच्चों, यहाँ से जो है उनकी जो है सत्ता चलती थी। वो मतलब कि किस तरह से शासन करेंगे, क्या मतलब एक तरह से उनको चलाने की सत्ता, ठीक है, राज सत्ता, ठीक है, जिसे कि धर्म सत्ता भी कह सकते हैं, वहां से धर्म भी चलता होगा। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे हुए थे। इस चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में प्रशासनिक इमारतें भी हैं, ठीक है, जहां से कि उनका कार्य कानून की व्यवस्थाएं चलती होंगी। सभा कानून प्रशासनिक मतलब जहां से ऑफिस का वो लोग कार्य करते होंगे। ठीक है, सभा भवन है, ज्ञानशाला है, कोठार है और स्तूप के इसी टीले के नीचे उतरकर अनुष्ठानिक महाकुंड भी है, जहां पर वो अनुष्ठान करते होंगे अपने, जो कि क्या कहते हैं, जैसे कि हवन वगैरह, है ना। यह कुंड करीब 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है। इसकी गहराई 7 फुट है और कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरने के लिए हैं। इसके तीनों तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं और उत्तर में 2 पात में 8 स्नानागार हैं। इसमें किसी का द्वार किसी के सामने नहीं खुलता है। देखो, ये इतनी बड़ी वास्तुकला भी थी वहां पे। ये वास्तुकला का अनूठा नमूना है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत है के भी अवशेष मिले। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इसके साथ ही कभी छोटे छोटे कमरे भी रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज माना जाता है। दक्षिण में भी इसे एक और भगन इमारत है। इसे 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। ठीक है, डीके के क्षेत्र की शहर की जो सड़कों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्य सड़क बहुत लंबी है, किंतु अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ ही दिखाई देती है। ठीक है, घरों की पीठ दिखाई देती है।
ठीक है, उनकी तरफ मुंह नहीं है, द्वार नहीं बना, यानी कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग कि चंडीगढ़ के ठीक यह शैली अपनाई गई है। चंडीगढ़ जो शहर है बच्चों, पंजाब की राजधानी है, ये वहां पर जो है ये पिरामिड शैली को, ये जो है ये वाली शैली को अपनाया गया है। ठीक है, यहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता है। यहाँ किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में और फिर घर में। मोहनजोदड़ो का अजायब घर भी मुख्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने वाली अनेक चीजें हैं, जिसमें काला पड़ गया गेहूं है, तांबे हैं, कांसे के बर्तन है, मोहर है, वाद्य जो बजाने वाले यंत्र होते हैं ना, जो बजाने वाले के लिए बाजे वगैरह होते हैं, उसको वाद्य बोलते हैं। चाक पर बने विशाल मृद भांड हैं, बर्तन हैं बड़े बड़े, उन पर काले भूरे चित्र हैं, चौपड़ की घूटियां हैं, दाएं दिए भी मिलते हैं, माप तोल के पत्थर भी है, तांबे का आईना भी है, मिट्टी की बैलगाड़ी भी है, दूसरे खिलौने जो पाटन वाली चक्की भी है, 2 पार्ट में जो चक्की है ना आटा पीसने की, कंगी, मिट्टी और कंगन और रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार भी इसमें मुख्य हैं। देखिए बच्चों, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है 2010, 12 और 13 में, है ना। ये देखिए बच्चों, मोहनजोदड़ो के लोगों में कला के प्रति अधिक प्रेम अधिक था। वास्तुकला, नगर नियोजन, मृद भांड, चित्रित पशु पक्षियों के चित्र, मोहरों का निर्माण, खिलौने, आभूषण, कुंड संयोजन सभी कला के रूप में, विशेषकर सुघड़ अक्षरों का लिपि के रूप में संयुक्त सिंधु सभ्यता को तकनीकी से ज्यादा कला सिद्ध प्रकट करता है। पुरातत्व वेदा के अनुसार सिंधु सभ्यता, यहाँ देखें बच्चों, ऊपर देखें, यहाँ देखें, वो भी उसका, यहाँ देखें, उसका सौंदर्य बोध है, सौंदर्य बोध है, यह सौंदर्य बोध ऐसा था जिसमें आकार, यहाँ देखें, जिसमें आकार की भव्यता, यहाँ देखिए, खूबी उसका सौंदर्य बोध है, यह सौंदर्य बोध ऐसा था जिसमें आकार की भव्यता का संपूर्ण स्थान कला ने ले रखा था। अतः सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध, जो राज पोषित और धर्म पोषित होकर ना होकर, है ना, समाज पोषित था, है ना, समाज के लिए उपयोगी था बच्चों, है ना कि मतलब कि राज पोषित, राजतंत्र के लिए नहीं था, ठीक है, ना ही धर्म, लेकिन समाज के लिए उपयोगी था। और देखो, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने वाली अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में प्रदर्शित जो वस्तुएं हैं, जो कलाकृतियां हैं, जो औजार हैं, जो हथियार हैं, है ना, उनसे मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक की समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह के कहीं नहीं मिलते, ठीक है, किसी राजतंत्र में होते हैं। यदि इस सभ्यता में कोई शक्ति केंद्र होता तो उसके चित्र तो अवश्य प्राप्त होते। यहाँ तो नरेश के सिर का मुकुट भी बहुत छोटा सा है, राजमहल भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, समाधि भी नहीं है। इसके अर्थ यह निकलता है कि सभ्यता की में जो सत्ता होगी, सत्ता का कोई केंद्र नहीं था, अनुशासन स्वयं का था, ताकत के बल पर आधारित नहीं था। ठीक है बच्चों, इन आधार पर ही पुरातत्वविद मतलब इतिहासकार, है ना, जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। यह मानते हैं कि सैन्य सत्ता संभवतः यहाँ न रही हो, सैनिक की कोई संभवता नहीं रही हो, सभी नागरिक स्व अनुशासित थे, अपने आप पर खुद का अनुशासन था। अब देखें, पुरातत्ववेताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज के रूप में कल्पित किया है और क्यों? अतीत के दबे पांव यात्रा वृत्त के आधार पर उल्लेख कीजिए। 2009 में पूछा है बच्चों, देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पुरातत्ववेताओं, जिनको पुरातत्ववेताओं यानी इतिहासकारों, जो इसकी खोजबीनकर्ताओं ने मोहनजोदड़ो में मिले बौद्ध स्तूपों के महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत के अवशेष पाए हैं। इस इमारत के बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, तीनों तरफ बरामदे हैं, इसके साथ ही कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि ये कमरे धार्मिक अनुष्ठान की ज्ञानशालाएं हैं, इसलिए उन्हें इस इमारत का कॉलेज ऑफ प्रीस्ट के रूप में कॉलेज ऑफ
प्रेस्टीज के रूप में कल्पित किया गया है। अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत का सारांश लिखिए 2017 में। देखो बच्चों, आपको ये खूब अच्छे से इसको याद करना है, कई बार वीडियो को देखना है। इतिहास हमें और कॉपी और पेन लेके नोट भी करना है, इसमें से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजों को नोट भी करना है। इतिहास हमें दिशा दे सकता है, तो स्वयं ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। ठीक है, यह रचना ओम थानवी का लिखा हुआ एक यात्रा वृतांत है, रिपोर्टाज है का मिला जुला रूप है। अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि विश्व फलक पर घटित सभ्यता को सबसे पहला प्राचीन घटना में उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने की सुनियोजित ढंग से दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे हुए थे। ठीक है, मैंने बताया 2 नगर बसे हुए थे, है ना। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान के कौन सी जगह पर? सिंध में स्थित है। ठीक है, और जो दूसरा जो है बच्चों, हड़प्पा जो है, जो नगर है, वो पंजाब में स्थित है। पंजाब में कहाँ है? पंजाब में जो है वो स्थित है, और उसीलिए उसका नाम जो है हड़प्पा है। यहाँ पर टीलों, स्नानागारों, मिट्टी के बर्तनों, कुआं, तालाबों, मकानों, मार्गों, है ना, मृद भांडों का मतलब है मिट्टी के बर्तन, प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भाषात्मक घटना का बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखाया है ना, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास के बोध से सिक्त होते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राण से तर गई थी, सिंधु सभ्यता के बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है और आज के सेक्टर मार्को कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक है। ठीक है, ज्यादा अच्छी है ना। आज का जो शहर है, आज की जो शहर की बनावट है, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बम्बई हो, महानगर है ना ये, तो ये महानगरों से भी अच्छी व्यवस्था हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में देखने के लिए मिलती है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी को ही बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, मैंने बताया। इसी को ही जो है बच्चों कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय में इन्होंने एक नई चीज का जो है वो किया था, क्या कहते हैं, नई धातु का, जिसको के ताम्र धातु का प्रयोग किया था इन्होंने, है ना। मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है ना। वो आज की कॉलोनियों को भी मार्क कर देती है। आज की कॉलोनियां भी उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी बनावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चली थी। उसकी जो शहर है बच्चों, उसकी जो बनावट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो शहर की बनावट है, वो आज के शहर जो है, आज के जो महानगर है, वो उसके सामने अधिक ऊंचे हैं, अधिक अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों में एक जमाने में आबाद घरों, वहां पर बच्चों जहां इस समय खंडर हैं, वहां पे किसी समय घर हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, उनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां हुआ करती थी, है ना। वहां पे लोग कर्मकांड किया करते थे, अनुष्ठान किया करते थे। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। देखो बच्चों, उसमें भव्यता थी। वहां पे कहीं कोई राजमहल या किसी राजा का शासन हमें नहीं मिलता, वहां पे आडंबर नहीं मिलता, वहां पे सौंदर्य बोध है, वहां पे धर्म पोषित, धर्म और राजनीति नहीं थी। वहां पर समाज को कैसे अच्छा बनाया जाए, समाज पोषित जो है वो सभ्यता थी। इसके साथ ही अतीत की ऐसी कहानियों से, स्मारक चिन्हों और आधुनिक व्यवस्था से विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना ही उसे कचोटता है। देखो बच्चों, उस सभ्यता से हमें सीख मिलती है। ठीक है, वो ना तो वहां पे किसी राजा का शासन था, और ना ही वहां पे धार्मिक आपस में लड़ाई करते थे धर्म के लिए, है ना। केवल और केवल वो समाज को पोषण देती थी, और ऐसी ही इसी प्रकार की जो है व्यवस्था की हमें आज जरूरत है वर्तमान समय में। ठीक है, और वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, इसलिए वहां पर हमें औजार भी नहीं मिलते। वहां पर राजा या मंत्री इस तरह के कोई चीज नहीं थी वहां पर। ठीक है, और आशा करती हूँ आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसा आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप खूब ज्यादा मेहनत करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पेपर आपके नजदीक आने वाले हैं। इसमें से 5-6 नंबर का प्रश्न जो है आता ही आता है पेपर में।
और आपको उसको खूब अच्छे से जो है याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे किस तरह का प्रश्न आता है, जैसे कि 4 नंबर का आएगा या फिर है ना 4 या 5 नंबर का आता ही आता है और दो मतलब अथवा करके दे देता है प्रश्न को। तो आपको इसे याद कर लेना खूब अच्छे से लिख लिख के। पार्ट थोड़ा कठिन भी है ना, तो मैंने इसीलिए इसमें काफी चीजें दी हुई हैं आपको। ठीक है, काफी चीजें मैंने दे दी आपको कि उसमें से आप एक अच्छे से एक बड़ा सा क्वेश्चन बना लें, 2-3 क्वेश्चन इसमें से मेन चीज को याद कर लें। ठीक है, लेखक का परिचय दे दिया इसमें मैंने, अतीत में दबे दबे पांव शॉर्ट नोट भी दिया है इसमें कि किस लिए ये पाठ हमें क्या शिक्षा देता है। अतीत से हमें शिक्षा मिलती है कि कैसे कैसे वो हर चीज की मतलब जो है हर चीज जो है व्यवस्थित ढंग से उनके पास थी, है ना। ये देखो, इसके बाद ये देखो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और वीडियो को लाइक लाइक करें। लाइक करने के बाद ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके, उसके लिए सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दें ताकि वो भी अपने अच्छे से इससे पढ़ाई कर सकें। ठीक है बच्चों, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें। इसी के साथ मैं सरस्वती दत्त करके एक चैनल बना है, ठीक है, इसको आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।